नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीवाई चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 8 नवंबर को आखिरी दिन था। वो अपने फैसलों से अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में काफी चर्चित भी रहे। उनके मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कुछ ऐसे अहम फैसले हुए जैसे कि राम मंदिर, इलेक्टोरल बॉन्ड और धारा 370 पर लिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसले, और साथ साथ अंतिम दिनों में लिए गए फैसले जैसे कि मदरसों के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले पलटना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेनामी प्रॉपर्टी पर लिए अपने ही फैसले में बदलाव, और तमाम ऐसे फैसले जिनसे आने वाले दिनों में भारत में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसी को लेकर न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी ने उनके फैसलों पर अपने विचार रखे हैं। सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस एपिसोड में। दोस्तों, किसी भी देश को बनाने में, किसी भी देश को स्ट्रक्चरिंग में, किसी भी देश के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि वो कितना देश स्ट्रांग है, तो उसमें 3 स्तंभ बड़े मेजर रहते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के किसी भी सुदृढ़ देश को बनाते हैं, और आम उस देश के नागरिक को अपने इन तीनों सिस्टम पर बहुत ही प्राउड होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये तीनों सिस्टम ही इस तरह से देश का निर्माण और उन्नति की दिशा में देश को लेकर के जाते हैं, जहां पर कोई भी फैसला, कोई भी, अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं, कोई भी फैसला इस तरह का आता है जहां पर सभी उसके नागरिकों को उस फैसले का सम्मान किया जाता है और उस न्यायालय के प्रति उनका जो आदर का भाव है वो लगातार बना रहता है। और भारत की न्यायपालिका बरसों पुरानी जो अपनी इस तरह की एक छवि है, जो इस तरह का जो उनका एक व्यवहार है, वो सब लोगों के जनमानस पर ये मान करके चलते हैं कि भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका का कोई भी दिया गया फैसला उनके सिर माथे पर होगा और न्यायपालिका की लास्ट जो है वो डिसाइड करेगी। अभी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश वाई.एन. चंद्रचूड़ सर रिटायर हो रहे हैं। कल उनका रिटायरमेंट का आखिरी दिन है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से कुछ ऐसे फैसले दिए जो कि देश की आगे की दिशा को प्रभावित करते रहे, और साथ साथ में देश प्रगति की राह पर चले, उनका न्याय इस तरह की दिशा में भी था। हाँ, ये कुछ लोग जरूर कहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के अभी कुछ दिनों में जब उनका गणेश जी की पूजा के वक्त प्रधानमंत्री जी का आना, और या उनका ये कहना कि मैंने अपने इष्ट को याद किया जब मैं किसी अहम फैसले को लेने जा रहा हूं, उन्हें चर्चाओं में बनाए रखा। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में कुछ ऐसे फैसले थे दोस्तों जो कि आम जनमानस तक भी प्रभावित होते थे। अभी उन थोड़े थोड़े उन फैसलों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, जिसमें अभी जो रीसेंट फैसला हुआ है जिसमें मदरसा एक्ट को खत्म कर दिया गया था, उसको जो है वो ये कहा गया था कि इस मदरसा एक्ट के खत्म होने के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। दोस्तों 2004 के साल की बात है जब मुलायम सिंह जी ने इन मदरसा एक्ट को जो है वो बनाया, मंजूरी दी। उसके बाद इन मदरसा एक्ट के बारे में ये कहा गया कि इन मदरसा एक्ट के में जो ये स्कूल्स हैं, जो मदरसा एक्ट के स्कूल्स हैं, उनमें अरबी, फारसी और उर्दू की जो भाषाओं को सिखाया जाएगा, और जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी जो है वो अपने धर्म के बारे में यहां से शिक्षा लेगी। 19 लाख के करीब करीब जो है विद्यार्थी इस मदरसा एक्ट के अंदर जो है मदरसा में पढ़ते हैं, जो यूपी की बात करें तो। दोस्तों, ये मदरसा एक्ट जो चल रहा था 2004 से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने इस फैसले को रद्द कर दिया, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया कि ये मदरसा एक्ट, मदरसा खत्म होने चाहिए। अब देखने में ये ऐसा बात लगती है कि अल्टीमेटली जो है वो मदरसों की जो स्वायत्ता थी, मदरसों की जो स्वतंत्रता थी इस धर्मनिरपेक्ष देश में, मदरसों के बारे में जो चीजें लोग अब बात कर रहे हैं कि ये मदरसे जो है वो बंद हो गए थे या उनके स्टूडेंट्स को जो है शिफ्ट करने की बात होगी, उस पर रोक लग गई है। दोस्तों बिल्कुल आपका जो सोचना है, आपका जो सोच है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसके बियॉन्ड जाने की बात करूंगा। दोस्तों, यूपी में या कहीं भी मदरसे पर इन्हीं 3 भाषाओं को, उर्दू, अरबी और फारसी के तहत अपने धर्म के बारे में जो है शिक्षा दी जाती है। और ये जो मदरसे हैं ये अपने द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ साथ में डॉक्टरेट की उपाधि भी दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि कामिल जो है, जब कोई भी स्टूडेंट मदरसों के द्वारा पढ़ा हुआ कामिल की डिग्री लेता है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहलाती है, और आलिम जो है वो ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन जो फाजिल है, उनका रिसर्च का जो आलम है वो पीएचडी के बराबर है। दोस्तों, ये जो तीनों डिग्रियां हैं, कामिल, आलिम और फाजिल, ये इसका पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो यूपीएससी या यूपीएससी के अलावा जो है वो यूपी
बोर्ड के जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्टेड होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल होता है। दोस्तों आईएएस और आरएएस में भी, आईएएस के आईपीएस के अंदर भी ये जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ये मान्यता प्राप्त है, और इनके द्वारा इनमें दिया गया पेपर जो है, इनको जांच करने का भी जो अधिकार इन्हीं की तालीम पाए हुए जो है वो शिक्षकों को रहता है। दोस्तों ये 2004 के बाद में एक इस तरह की बात थी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने इन तीनों भाषाओं के तहत जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, वर्ड में इन तीनों जो डिग्रियां हैं कामिल, आलिम और फाजिल की, इनको कोई मान्यता नहीं देते। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये कहें कि ये स्टूडेंट पूर्ण रूप से ना विज्ञान की जो है नॉलेज रखते हैं, ना ये साइंस की नॉलेज रखते हैं, लेकिन हाँ, ये जो मदरसों द्वारा पढ़ाई की डिग्रियां हैं, मदरसों द्वारा दी गई डिग्रियां जिनके लिए मदरसे एलिजिबल हैं, उनकी ज्ञान उनके पास में होता है। दोस्तों आज की डेट में कितनी बड़ी बात है कि जहां पर जो है वो एजुकेशनल जगह जगह बोर्ड बने हुए हैं, जहां पर जो है वो आपको बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा के पूरा जो है वो कोर्स करके किसी भी एग्जाम्स के बारे में एलिजिबल होना पड़ता है, वहां पर ये बच्चे इन तीनों डिग्रियों के द्वारा एलिजिबल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला था न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, कि इसको जो मदरसा एक्ट है इसको खत्म किया जाए, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मदरसा एक्ट जो है ना ये गैर संवैधानिक है, और इसको बनाने के लिए जो राज्य सरकार के पास पावर थी वो भी एलिजिबल है। मतलब आपको ना तो बनाने वाले ने गलत किया है और ना ये गैर संवैधानिक है। इसको देखते हुए इस तरह के जो एक्ट का जो कैंसिलेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो ये पूर्ण रूप से अब इसमें ये मोटा मोटा समझ में ये आता है कि अब ये मदरसे चलेंगे। दोस्तों बिल्कुल जो है वो मदरसे चलेंगे, लेकिन जो अब जो फर्क आने वाला है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि अब इन मदरसों के कानून के बारे में, इन मदरसों को अपडेट के बारे में, इन मदरसों को अपग्रेडेशन के बारे में सरकार को भी ये कहा जाता है कि सरकार इसके अंदर कुछ ना कुछ जो इनके पाठ्यक्रम के बारे में और ऐड कर सकती है, और समय समय पर उसमें जो है वो अपग्रेडेशन भी कर सकती है। दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं बात करने की बात आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां देश में बच्चे साइंस पढ़ के, जहां देश में बच्चे जो है वो विज्ञान को आगे बढ़ा करके देश को आगे उन्नति की बात करते हैं, तो अगर इन जगहों पर मदरसों में भी अपनी तालीमी शिक्षा के साथ साथ में इस तरह की शिक्षा भी ऐड हो जाएगी, तो ये बच्चे और ज्यादा प्रगति कर पाएंगे और इन मदरसों की जो महत्वपूर्णता है वो और बढ़ जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। साथ में एक चीज और कही गई कि इन डिग्रियों को, जो कामिल, आलिम और फाजिल की डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां जो है अब यूजीसी एक्ट के तहत इनको डिग्री नहीं दी जा सकती। तो ये जो डिग्रियां आज तक जो मदरसे दे रहे थे ये बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये एक जो है वो ऐसा फैसला है, क्योंकि अल्टीमेटली हर जगह पे कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, कहीं पर भी आप यूजीसी उस कॉलेजेस को मान्यता देता है, तब जाकर के आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक ऐसा फैसला है कि अब मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे अगर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो यूजीसी के द्वारा ग्रेडेड एग्जाम्स को ही वो पास करके इन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जो रास्ता कामिल। दोस्तों एक इसी तरह की बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा अहम फैसला दिया जो कि जो है दिल्ली में जनहित याचिका के तहत दिया गया। उस जनहित याचिका में यह कहा गया कि रोहिंग्या के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा अहम फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चों के एडमिशन के बारे में या तो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी या गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इस तरह की बात नहीं है। देश के आंतरिक जो है वो सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है देश के प्रतिनिधित्व की बात करती है। दोस्तों बड़ा आसान लगेगा सुनने में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हर देश जो है वो शरणार्थियों को लेकर के समस्याओं से जूझ रहा है। दोस्तों हर जगह पे ये एक शरणार्थी अपने आप में मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि शरणार्थियों के पास धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि ये 1971 के बाद आए हुए शरणार्थी जो है हिंदुस्तान में अपना वोटर आईडी भी बन चुका है और कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, 2 पीढ़ियां तो हो ही गई हैं। तो ये कहना कि वो शरणार्थी रोहिंग्या हैं, म्यांमार से आए, बड़ा मुश्किल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो नागरिकता कानून 6A की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में नहीं आते, वह मूल प्रावधानों के दायरे में भी नहीं आते। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को किसी तरह की जो है वो भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है कि आप 1971 के बाद में चाहे कितने भी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ये बात करें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बच्चे जो है वो, क्योंकि जनहित याचिका में ये कहा गया
कि बच्चे तो जो है बहुत छोटे हैं, उनसे देश को कैसे खतरा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया कि ये एक जो है वो दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है और साथ साथ में सुरक्षा का भी मुद्दा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में अभी ली गई। तीसरा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है खुद का जो उन्होंने जो एक डिसीजन दिया था 2022 में, उसी को उन्होंने रिवोक किया। क्या था वो डिसीजन, मैं उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, मोदी जी जब वापस 2016 में जो उनका एक अभियान था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसके तहत उन्होंने जो बेनामी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में ऐसा कानून बनाया कि बेनामी का प्रॉपर्टी को जब पता लगे तो उसे जब्त कर दो। तो 2016 में इस बेनामी प्रॉपर्टी के तहत बहुत से राजनेता, अगर आपने जो है वो शरद पवार, लालू यादव, कितने लोगों का नाम सुना होगा जो इस बेनामी प्रॉपर्टी के तहत जो है वो अपने शिकंजे में, ईडी के शिकंजे में और इसमें आए। तो ये एक ऐसा कानून था जिससे जो भी किसी भ्रष्ट ने अगर जो है वो कोई संपत्ति अर्न की है या वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम करा दी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक लोग हैं एक सर्टेन अमाउंट अपने रिश्तेदारों के नाम या किसी ऐसे अननोन के नाम करवा देते हैं जिससे जो है वो उनके ऊपर कोई जो है वो ब्लेम ना आए। तो वो कई बार बेनामी संपत्ति भी होती है, कई बार वो किसी तरह से कागज भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह की संपत्ति अगर बेनामी संपत्ति आती है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। ये एक ऐसा इतना बड़ा कानून था कि देश में भ्रष्टाचार करने वालों की नींदें उड़ गई और इसके ऊपर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 22 में एक इस तरह का फैसला दिया कि ये कहा गया कि जो 2016 से पहले की बात है उस पर मत जाइए, 2016 के बाद इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन जो है शुरू होगा। और इसके साथ साथ में जो भी बेनामी संपत्ति अभी तक जो है उसको पकड़ी गई थी, सीज की गई थी, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लिबरल सी बात की। इसी बात को अब चंद्रचूड़ साहब की जो लास्ट दिनों की बात रही है, उन्होंने अपने ही दिए हुए फैसले को, अपने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को वापस लिया और ये कानून जो बेनामी संपत्ति वाला था उसको जो है वो ये कहा गया कि अब बेनामी संपत्ति 2016 से पहले भी अगर किसी ने अर्न की है या ईडी के द्वारा या किसी भी तरह से वो लोग पकड़ में आते हैं तो सरकार उनको जब्त कर सकती है। तो दोस्तों, जो जो देश भ्रष्टाचार की आग में पूरी तरह से जो है वो झुलस रहा था, भ्रष्टाचारी हर बार बच के निकल जाते थे, सरकार कानून बनाती थी, लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे, तो कई बार हाई कोर्ट भी एक ऐसा फैसला लेता था जिससे भ्रष्टाचारियों के हौसले और बढ़ जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिवर्स करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर इसके द्वारा भी लगाम लगेगी। तो ये 3 मुद्दे 4 मुद्दे ऐसे हैं जो जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने देश को, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में ऐसे लिए हुए फैसले हैं कि देश उनको बहुत सालों तक याद रखेगा। हाँ, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हर आदमी अपने टेन्योर में कुछ ऐसा काम करता है कि देश उन्हें पॉजिटिव के लिए भी याद करता है और साथ साथ में कुछ लोगों के दिल में ऐसी बातें भी होती हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, कोई भी फैसला दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार किया जाए, कोई भी फैसला इस तरह का हो जिसके तहत जो है वो दोनों पक्ष राजी हों और कानून, जैसे न्यायपालिका, मैंने पहले शुरू में कहा कि स्तंभ है चारों, अगर वो न्यायपालिका के दायरे में हर आदमी का जो है वो सर अपनी इज्जत से झुके तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आने वाले समय में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के फैसले हम आशा करते हैं न्यायपालिका लेगी और हर पक्ष को उसका मान्य होगा, क्योंकि देश को तो आगे बढ़ना ही है किसी भी कीमत पर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।